करता हूं सब कुशल मंगल है। आई देखो मेरे भाई, हमने लास्ट जो किया था वो प्रोनाउन हम कर रहे थे। अरे यार सेव नहीं किया था क्या? प्रोनाउन हम कर रहे थे, ठीक है। और प्रोनाउन में मेरे भाई, प्रोनाउन में हमने रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करके हु और हुम खत्म किया था, केस ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ना था। कॉपी पेन करिए तैयार सर और स्टार्ट कीजिए। देखो मेरे भाई, जब आप प्रेपोजिशन की, ठीक है, चीज यूज कैसे होगी प्रेपोजिशन, ठीक है, उसको जानते हैं और चीजों को समझते हैं। जब आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो आप प्रेपोजिशन के तुरंत बाद होम यूज करेंगे। इसका मतलब प्रेपोजिशन जो यूज होगी वो होम से पहले यूज होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, जस्ट बिफोर, ठीक है। ये चीज अभी समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं पहले सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। दूसरा, अगर हु को प्रेपोजिशन की जरूरत होगी और सेम क्वेश्चन को आप हु के केस में प्रेपोजिशन को एट द एंड में लिख दिया, एट द एंड, ठीक है, उसी क्लोज के एट द एंड और लगाना बेटा। और का मतलब समझते हो ना, या इसका मतलब दो तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होगा, बस फोकस में डिफरेंस होगा। मैं समझता हूं कैसे, समझाता हूं कैसे और फिर चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का खेल ही निराला है। अगर प्रेपोजिशन होम को चाहिएगी तो होम से पहले आएगी, अगर प्रेपोजिशन हु को चाहिएगी तो एट द एंड आएगी। और एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख पाओगे अगर प्रेपोजिशन होगी सेंटेंस। लेकिन अब सवाल पैदा हुआ, सर हाउ टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेपोजिशन। सर जो रिक्वायरमेंट है प्रेपोजिशन की वो चेक कैसे करेंगे? आपने तो कह दिया, ठीक है, आपने तो कह दिया कि प्रेपोजिशन आए तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन सर कैसे चेक करेंगे प्रेपोजिशन? तो आप एक बार लिखो, हाउ टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट को कैसे चेक करें? हाउ टू चेक, ठीक है, हाउ टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट को कैसे चेक करें? प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट को चेक करने का एक सीधा सा तरीका है मेरे दोस्त, सीखेगा। जैसे पहले एग्जांपल बेटा, जब हम ये लिखते हैं ना, आई नो द बॉय whom they met। हाँ, तो बेटा यहां ध्यान से देखो, यहां whom से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए। देखो ये whom लड़के के लिए आया है। हाँ, तो कल मैंने डेरिवेशन आपको बताई थी बेटा, ये सेंटेंस ऐसा नहीं, ये सेंटेंस ऐसा रहा होगा, आई नो द बॉय, एक बात रही होगी, हाँ, और दूसरी बात रही होगी दे मेट हिम, है ना, एंड दे मेट हिम और वे उससे मिले थे। ऐसा कुछ रहा होगा ना बेटा। मतलब ये whom यहां नहीं रहा होगा, ये आगे लास्ट में रहा होगा, दे मेट द बॉय। ये दो सेंटेंसेस को तोड़ के देखो तो ऐसा रहा होगा ना, आई नो द बॉय एंड दे मेट द बॉय, ऐसा रहा होगा। वेरी गुड, तो आपने ये बना होगा, है ना, तो आई नो द बॉय एंड दे मेट द बॉय, ऐसा रहा होगा। तो आपको ये चेक करना है बेटा, ये वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो क्या प्रेपोजिशन की जरूरत है? नहीं। तो आप एरो लगाओ, लिखो प्रेपोजिशन। हाँ, आप लिखोगे नो नीड, सर जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उस वर्ब के बाद मैं तो बोल पा रहा हूं। जब बोल पा रहा हूं तो होम में कन्वर्ट हो जाएगा, दे मेट होम, और होम आगे चला जाएगा। तो जब इसको प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैं क्यों लगाऊं? तो पेपर में कैसे चेक करोगे प्रेपोजिशन? आई नो द बॉय whom they met, तो बेटा ये मेट का ऑब्जेक्ट है, हाँ, जो किसके लिए है? बॉय। तो क्या मेट के बाद बॉय सीधा बोल पाओगे दे मेट द बॉय, तो प्रेपोजिशन। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा बोलूं, सेम आई नो द बॉय, हाँ, आई नो द बॉय, हाँ, अबाउट whom they were talking, about whom they were talking। oh my god, सर अब whom से पहले ये प्रेपोजिशन कैसे आ गई सर? अब whom से पहले ये प्रेपोजिशन कैसे आ गई सर? अभी भी तो बताओ, अब क्यों आ गई? यहां तो नहीं आई, यहां क्यों नहीं आई? उसका रीजन पता है। चलो यहां क्यों आई उसका रीजन पता करते हैं। मेरे भाई इसको एक बार बोल के देखो बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज है, इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है, हाँ, तो एक बार इस रिलेटिव क्लॉज को बोलकर देखिए, एक बार इस रिलेटिव क्लॉज को बोलकर देखिए। तो जब आप इस रिलेटिव क्लॉज को बोलकर देखेंगे तो आप ये पाओगे यार whom किसके लिए आया है? बॉय के लिए, मतलब अबाउट द बॉय। तो ऐसे ही तो होगा बेटा, दे वर टॉकिंग, टॉकिंग के बाद बोल के देखो इसको, दे वर टॉकिंग द बॉय। क्या बेटा ऐसे बोलोगे आप, दे वर टॉकिंग द बॉय, दे वर टॉकिंग द बॉय? नहीं, क्या लगाना होगा? प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी बेटा। दे वर टॉकिंग अबाउट द बॉय, दे वर टॉकिंग टू द बॉय, अबाउट द बॉय जरूरत पड़ रही है। तो अगर अबाउट द बॉय या टू द बॉय बोलोगे फिर ये क्या बनेगा बेटा? अबाउट होम। हाँ, तो ये पूरा उठ के आ गया होगा ना, फिर पूरा उठ के आ गया होगा अबाउट होम। इसका मतलब ये है कि आई नो द बॉय एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द बॉय, तो अबाउट होम और अबाउट होम उठ के आ गया है। जैसे कि यहां सिर्फ होम उठ के आ गया होगा, यहां अबाउट होम उठ के आ गया होगा। तो कैसे चेक करोगे रिक्वायरमेंट? आई नो द बॉय, दे वर टॉकिंग द बॉय, नहीं, दे वर टॉकिंग अबाउट द बॉय या दे वर टॉकिंग अबाउट हिम, सो दे वर टॉकिंग अबाउट होम, तो अबाउट होम आ गया। ऐसे चेक करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा पेपर में ऐसे भी एरर आएगा। पेपर में देगा आई नो द बॉय whom they were talking, whom they were talking नहीं, to whom they were talking या about whom they were talking होना चाहिए। इस तरीके से यहां पर आप चीजें करोगे, ठीक है। करो बेटा पहले को यहां तक, मॉडल रिफ्रेश, ठीक है। तो आई नो द बॉय अबाउट whom they were talking, मॉडल रिफ्रेश लगा दो कमेंट्स में आपने, ठीक है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा बेटा। इस सेंटेंस को तो आप एक ही तरीके से लिख सकते थे, तो बेटा यहां कुछ भी करके हु तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, होम ही आएगा। लेकिन अभी मैंने ऊपर एक बात आपको समझाई, अब जरा उस बात को देखिएगा। बताओ भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया है किसी भी बच्चे को? बता के चलना भाई, मेरे किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो अब बता के चलिएगा। कल बेटा आई है आपकी आंसर की आई है और बहुत ही गजब के नंबर लाए हैं बच्चे, खुश हैं, ठीक है। तो चेक होगी। लेकिन सर अभी आपने कुछ कहा जयदीप सर, मैंने क्या कहा सर? आपने कहा जो प्रेपोजिशन के साथ सेंटेंस बन पाएगा उसको हम एक और तरीके से लिख पाएंगे। संस्कृत डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाएगा बेटा, ना डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। देखो बेटा, ये तो बच्चा डाउट पूछ रहा था, ये अब हु और ऐसे भी तो लिख सकते हो, आपने तो कहा ऐसे भी है, हाँ, इसका मतलब बेटा और लगाओ। इसको तो मैं हु से लिख ही नहीं सकता, लेकिन जब प्रेपोजिशन के साथ ऐसे होम ठीक हो ना, अगर ये सेंटेंस सही हो ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, हाँ, हु, अब प्रेपोजिशन को पीछे फेंक दो, हु दे वर टॉकिंग अबाउट, हु दे वर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब बेटा हु प्रेपोजिशन भी हु को मेंटेन कर लेती है। अब यहां इस पर क्या, इसलिए प्रेपोजिशन पीछे हट गई। ये ध्यान रखना बेटा, कोई नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। प्रेपोजिशन के केस में अगर whom सही है
अगर preposition प्लस whom वहां सही है, उस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा याद रखना, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम होगा, फोकस चेंज होगा। यहां सबसे ज्यादा फोकस दे पर होगा बेटा। जैसे मैं उस लड़के को जानता हूं, वे जिसके बारे में बात कर रहे थे, और मैं लड़के के बारे में जान रहा हूं जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, तो फोकस चेंज होता है। जैसे नहीं बोलता कौन था वो जिसके साथ तुम रहते थे, तुम किसके साथ रहते थे, फर्क है ना। कौन था वो, ऊपर ज्यादा ध्यान है मेरा, तुम किसके साथ रहते हो, तुम पर ज्यादा ध्यान है मेरा, ये फर्क कोई नहीं। तुम किसके साथ रहते हो, तुम पर ज्यादा ध्यान, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, कौन पर ज्यादा ध्यान। तो विद whom डू यू लिव, हु डू यू लिव विद, दोनों में फर्क। करेक्ट। अब एक एग्जांपल आपको और देता हूं, तो बेटा उसे दो तरीके से लिख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और देखो, तड़कता फड़कता गर्मा गर्म। अब आप बताना, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द प्लेयर टू होम शी वाज टॉकिंग। क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है सर। बेटा रिलेटिव क्लॉज कौन सी है सर? ये रिलेटिव क्लॉज है। हाँ ये रिलेटिव क्लॉज है सर। तो प्रीपोजिशन सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या होम सही है सर? बिल्कुल सही है सर। ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है सर। सब्जेक्ट कौन है? शी। तो होम गलत तो नहीं है बेटा? नहीं सर सही है, बिल्कुल सही। अगर सही है, अगर ये सेंटेंस सही है, हाँ तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। अब लिखना जरा, कैसे लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे? दिस इज द प्लेयर, हाँ, हु शी वाज टॉकिंग टू। अरे आग लगा दी तुम लोगों ने, बस शांत हो गया बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। होम दे, यहाँ आया ऑब्जेक्ट, होम दे क्यों नहीं आया? कौन होम दे? ओ भाई होम दे इसलिए क्वेश्चन की जरूरत लिखवा तो दिया, और क्या साला फांसी खा लूं मैं? दे वर टॉकिंग द बॉय हो नहीं सकता, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ गई भाई। अरे भाई जिस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी वहां लगाओगे, जिसके पास नहीं पड़ेगी नहीं लगाओगे। दूध पीते बच्चे थोड़ा हो, तुम्हें ये नहीं पता? ये तो कमाल कर रहा है भाई, तू आंधी तूफान मचा दिया साला, पूरा यही पढ़ाया, पूछ रहा होम दे क्यों नहीं हुआ? अरे ऐसे कैसे करेगा, अबाउट कट के कैसे ठीक कर लेगा भाई इसको? अरे हम बताओ भाई, सब बड़ी अजीब है, बहुत घटिया पना है। कौन है ये बता? नाम नीचे चला गया कमेंट में यार, कुछ तो शर्म कर ले यार, थोड़ी तो शर्म कर ले यार, हैं? पूरा सत्यानाश होना कर देगा इंग्लिश का यार, साला जो चीज पढ़ाई उसी को कह रहा है, अबाउट होम क्यों हो गया? कमाल है यार, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। कहा पूछ लो इनसे क्या निकालना है, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। चल इंस्पेक्टर, कौन सा इंस्पेक्टर बनेगा? चल कच्छम बनूंगा, कच्छम। लेवल गधेड़ू यहां फंस गए। अबे गधेड़ू, दे मेट हिम तो सही है, दे वर टॉकिंग हिम। क्यों सत्यानाश रखा है तुमने? बिल्कुल लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है तुम्हें। पिटाई नहीं हो पा रही बच्चों की ऑनलाइन में, कैसे कूटू? पिट नहीं पा रही है तो दिमाग काम नहीं कर रहा उनका, पिटे तो दिमाग काम करे। हे प्रभु। ठीक है भाई, भाई चलो। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा करने में मैंने एक बात निकल रही थी कि ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये सही होना चाहिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर ये तो कैसे सर? देखो अब तक आपके सामने दो दो क्लोज के मैंने सेंटेंसेस लिखे, अगर मैं इसी टाइप को हाँ मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई ये वो प्लेयर है, ठीक है, जिसके बारे में वो कहते हैं, तेज दौड़ता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा बेटा। देखिए मैंने बोला दिस इज द प्लेयर, कॉपी करना मेरे दोस्त, दिस इज द प्लेयर अबाउट होम दे वर टॉकिंग, ठीक है, मैंने लिखा। देखो बेटा यहां तक तो दोनों सेंटेंस सही है ना, शी वाज टॉकिंग अबाउट होम दे वर टॉकिंग, या शी वाज लिख लो, बिल्कुल सेम लिख लो, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिख लो। देखो सेम सेंटेंस लिखा, दिस इज द प्लेयर अबाउट होम शी वाज टॉकिंग, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, दोनों सही है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सेंटेंस यहां तक तो सही है, लेकिन मैंने एक चाल खेली, मैंने क्या किया, दिस इज द प्लेयर अबाउट होम शी वाज टॉकिंग, हाँ हाँ ध्यान से सुनना, कैन कैन हेल्प यू। बेटा पूरी कहानी पलट दी मैंने, तीन क्लोज का केस बना दिया।
अब आप बोलोगे जैसे तो पंगा हो गया, मैंने क्या पंगा हो गया बेटा कि दिस इज द प्लेयर, एक तो मेन क्लॉज हो गई, अबाउट हुम शी वाज टॉकिंग, सर दूसरी बात ये हो गई, हाँ, और कैन हेल्प यू तीसरी बात आप ये ले आए। अब गड़बड़ी हो गई सर कि ये जो वर्ब है, अब इस वर्ब का तो इसे सब्जेक्ट बनना होगा, और इस केस में तो हु आने आना हूं गलत हो गया सर। अब बेटा इसको तो वैसे तब लिखो जब महाराज ये तो सही हो, क्योंकि बेटा ये कभी भी कुछ भी कर ले सब्जेक्ट का तो काम नहीं कर पाए, तो ये गलत। अब मैंने पेपर में से काटा तो यहां हूं किया, अब हु आते ही हु बोला, मैं प्रेपोजिशन यहां नहीं लूंगा, यहां से भी काटो इसे, अब प्रेपोजिशन उठ के यहां जाएगी, ओ भाई साहब खिचड़ी बन गई। इसका मतलब इसको दोबारा साफ साफ लिखो, सही क्या होगा, सही बनेगा बेटा, दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर हु शी वाज टॉकिंग अबाउट, हु शी वाज टॉकिंग अबाउट, हां कैन हेल्प यू। बेटा ये सेंटेंस बनाइए सही, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, सेम है बेटा। भाई जब सब्जेक्ट का काम होगा तो हुम की तो औकात से बाहर हो गया ना, हुआ ही है, और हुआ है तो प्रेपोजिशन बाद मिलेगा। इसका मतलब क्या सीखा, इसका मतलब ये सीखा बेटा, जब प्रेपोजिशन का केस होता है, जब अगर इधर से करा था मैंने, जब प्रेपोजिशन का केस होता है, ऊपर ही था भाई, रुकना अभी कॉपी करना बेटा, मैं ऊपर से लाऊंगा। देखो मैंने आपको कहा मेरे बच्चे, जब प्रेपोजिशन का केस होता है हुम के साथ, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ, लेकिन पाजी ये तो सही होना चाहिए, अगर यही सही नहीं तो इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते, वो कट ही जाएगा हुम। तो 3 क्लोज का केस ना हो जाए पेपर में, अगर 3 क्लोज का केस हो जाए तो हुम बेटा वहां फेल हो जाएगा, अगर हुम फेल हो जाएगा तो बेटा वहां सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस को आप एक ही तरीके से लिख सकते हो। अब नहीं कह सकते जैसे ऐसे लिख तो देगा, अगले सेंटेंस इतना होता, लेकिन आगे बढ़ा रहा है तो फिर हो ही सहारा हो गया। तो फाइनली बेटा हुआ खत्म हो, सबसे ज्यादा भसड़ हुआ होम में, सबसे ज्यादा भसड़ हुआ। अब एकदम आसान रिलेटेड बनाओ, कर लो फटाक से। ठीक है भाई, आओ शेर जवान। सर अब अगला रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा कराओगे, आसान, क्या करोगे, यूज ऑफ हुज। हुज क्या करेगा बेटा, पोजेशन, अधिकार दिखाएगा ना भाई, पोजेशन दिखाएगा बेटा, पोजेशन दिखाएगा, आसान है यार। और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है बेटा, हु और हुम, और हुज भी। ठीक है, हुज कब आएगा, अरे हुज बहुत आसान है बेटा, ऑब्वियसली बात है, हु और हुम की पोजेशन है ना, हु हुम की पोजेशन, ये हु और हुम की पोजेशन दिखाएगा बेटा, अधिकार दिखाएगा, ये हु और हुम की पोजेशन दिखाएगा। ठीक है, कैसे, आ जाओ बेटा, अगर मुझे ये बोलना हो, अगर मुझे ये बोलना हो दिस इज द टीचर, ये वो अध्यापक है, दिस इज द टीचर, हाँ ऐसे कर लेते हैं सिंपल, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, दिस इज द बॉय एंड हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, डन। अब आप सोचिए बेटा, मुझे एंड और हिज जोड़ना है, मतलब मुझे कंजंक्शन भी जोड़ना है, हाँ, प्लस मुझे प्रोनाउन नहीं पोजेशन चाहिए, मुझे अब कंजंक्शन प्लस पोजेशन चाहिए बेटा, मुझे कंजंक्शन प्लस पोजेशन चाहिए, तो बेटा मैं क्या यहां ये लिख दूं, दिस इज द बॉय, हाँ तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज द बॉय हुज फादर, तो एंड और हिज को जोड़ के मैं क्या लिख दूंगा, हुज फादर इज अ डॉक्टर, कहानी खत्म। मैं बेटा ये हु फादर हु फादर हुम फादर, हुम फादर हु फादर नहीं बेटा, हुज फादर, तो पेपर में आया तो गलत, ये आया तो गलत, ये सही, बस ये काम है, तो और आसान है, और आसान है। ठीक है, तो हुज के बाद हो सकता है बेटा कोई नाउन भी आ जाए, और हुज डायरेक्ट भी ऐसे यूज होता है ना, योर सीजन कार, तो हुज। अच्छा बात बताओ, मैंने बोला ये वो डॉक्टर हैं जिनकी नई गाड़ी है, सपोज करो, या वो टीचर हैं जिनकी नई गाड़ी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द टीचर, दिस इज द टीचर, हाँ हिज इज अ न्यू कार, तो दिस इज द टीचर हुज इज अ न्यू कार, हुज अ न्यू कार, ऐसे भी कह सकता हूं, या इसको ऐसे भी कह सकता हूं, दिस इज द टीचर हुज कार इज न्यू। बेटा ये तो सिखा रखा है मेरे बच्चे मैंने आपको, है ना, दिस इज द टीचर हिज इज अ न्यू कार और हिज कार इज न्यू, याद है, योर इज अ न्यू कार, योर कार इज न्यू, तो दोनों को लगाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा, दिस इज द टीचर हिज इज अ न्यू कार, दिस इज द टीचर हिज कार इज न्यू, तो क्या है, दिस इज द टीचर हुज इज अ न्यू कार, हुज कार इज न्यू, तो हुज के बाद वर्ब भी आ सकती है बेटा, या हुज के बाद नाउन भी आ सकता है। इसका मतलब टेक्निकली मैं ये कहूं तो इस तरीके से ये यूज किया जा सकता है, मीनिंग दोनों का सेम। ठीक है भाई, मैथ्स और जीएस ले चुका हूं, आपका बैच लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इस बैच में कमेंट कर रहा है तो क्या 24 से बैच लिया हुआ भाई, इस बैच में कमेंट कैसे कर रहा है तू। ठीक है भाई, मेंस के बैच, मेंस का बैच क्यों लेना, फिर ये ले रहा है तू बेटा, मेंस के बैच में मैंने बोला वही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मेरे को करानी, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस खुद से कर ले, मॉक टेस्ट वगैरह लगा ले, मतलब बेटा इसलिए मैंने नहीं कहा पैसे हैं तो ले लो, पैसे नहीं है तो अपना खुद से करो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर कर लो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दो, खत्म बेटा, क्यों टेंशन पाल रहे हो, क्यों टेंशन पाल रहे हो, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है बेटा, वो देखो आपको किस चीज की जरूरत है, क्या आपको वाकई में वो चीज सीखनी है कि नहीं सीखनी, मतलब वो चीज चाहिए कि हर काम चल जाएगा, खुद से मेहनत काम कर चल जाएगा, तो अपने माँ बाप के पैसे बचा बेटा। हाँ जी, चल विवेक 24 में से 24 सही है भाई, 25 में से 24 अटेम्प्ट करके आ लौंडा, 24 में से 24, अरे भाई जो पढ़ेगा ना भाई वो अपने अच्छे नंबर लेगा, ठीक है, जो कम पढ़ेगा वो कम नंबर लेगा, जितना पढ़ोगे उतना नंबर आते हैं, इनडायरेक्टली बात है, जितना पढ़ोगे उतना नंबर आते हैं, कम पढ़ोगे कम, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा, ठीक है, सारा पढ़ोगे सारे नंबर ले लो, समझ लो, जिस बच्चे ने वोकैब भी ध्यान से पढ़ी, ग्रामर भी ध्यान से पढ़ी, कॉम्प्रिहेंशन भी ध्यान से पढ़ा, बढ़िया नंबर है भाई। अच्छा तो ये यूज होता है बेटा, कोई नहीं, लेकिन एक बात बताओ भाई, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वो एक चीज याद रखना नोट लगा के, बेटा मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, अगर आर्टिकल ए या एन के बाद नाउन आता है और फिर ऑफ आता है, तो मैंने आपको कहा चलो दा वाला लगा देता हूं पहले, अगर दा आता है और फिर नाउन आता है और फिर ऑफ आता है, तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसका मतलब यहाँ हूं आएगा,
जैसे कि आपको मैंने सिखाया था ना, हिम आएगा, मी आएगा, ठीक है, हर आएगा, यू आएगा, अस आएगा, इस तरीके से तो हुम आएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि उससे रिलेट कर रहा हूं। और जो बच्चा कहेगा ना चलिए समझ नहीं आया, इसका मतलब पुराना रिवाइज नहीं है। और जब मैंने आ नाउन प्लस ऑफ कहा था तो मैंने कहा था सिलेक्शन दिखाएगा, ये सिलेक्शन दिखाएगा मी से। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था पजेसिव प्रोनाउन आएगा, याद आया? तो मैंने कहा इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन आएगा। अगर पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो भाई पजेशन दिखाने के लिए हुज आएगा। ये ध्यान रखना भाई, खतरनाक चीज करा रहा हूं तुम्हें। ये चीज सेम ही तो जोड़ी है मैंने बेटा, ये तो मैंने तुम्हें सिखा रखा, क्यों होगा? ये तो मैंने नहीं कहा था अंकल ऑफ मी, द अंकल ऑफ यू, द अंकल ऑफ हिम, द अंकल ऑफ अस, सिखाया था कि नहीं? एन अंकल ऑफ माइन, एन अंकल ऑफ हिज, एन अंकल ऑफ हर्स, एन अंकल ऑफ हुज। कातिल। देखो क्या मतलब, अगर मैं ये बोलूं ये दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके अंकल्स में से एक अंकल टीचर है। अगर मुझे बोलना हो तो ये वो लड़का जिसके अंकल्स में से एक अंकल टीचर है, तो मैं पता क्या बोलूंगा? दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हाँ, दिस इज द बॉय एंड अंकल ऑफ हुज इज अ टीचर। कर लो, क्या कर लोगे तुम? तो भाई ये भी तो बन गया। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो हुज है वो ऐसे भी यूज हो जाता है। दिस इज द बॉय एंड अंकल ऑफ हुज इज अ टीचर, ऐसे कह सकते हो। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसके अंकल्स में से एक अंकल टीचर, खत्म। लेकिन अगर पेपर में यहां एन के बजाय दा जाता तो दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हाँ, द अंकल ऑफ, दिस इज द बॉय, द अंकल ऑफ, हाँ, द अंकल ऑफ हुज या हुम, दा हो तो हुम, आ हो तो हुज, इज अ टीचर। दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है? ये वो लड़का जिसके अंकल्स में से एक अंकल टीचर है, इसका मतलब है ये वो लड़का जिसके अंकल टीचर। आगे था। अगर पेपर में इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दिस इज द अंकल, दिस इज द बॉय, हुज अंकल इज अ टीचर। तो हुज अंकल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हुज अंकल इज अ टीचर। भाई इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज द बॉय, वन ऑफ हुज अंकल्स, दिस इज द बॉय, वन ऑफ हुज अंकल्स, वन ऑफ हुज अंकल्स इज अ टीचर। भाई साहब मैथ बना दूंगा मैं, अंग्रेजी का चिंता मत करो तुम। तुम्हें नहीं लगा इसका और इसका मतलब सेम है, और इसका मतलब सेम है? कॉपी कर लो और पढ़ लो, यही सिखा रखा है मैंने आपको। दिस इज द बॉय था, बॉयज नहीं बेटा, सिंगल था ना। दिस इज द बॉय, हाँ, दिस इज द बॉय, वन ऑफ हिज अंकल्स या एन अंकल ऑफ हिज, दोनों का मतलब बराबर समझाया था, तब पढ़ा रखा है, यानी बताऊं टाइम पास नहीं करूंगा बेटा, पढ़ा रखा है ना। अगर मैं बोल रहा हूं बच्चे दिस इज द बॉय द अंकल ऑफ होम या हुज अंकल, दोनों का मतलब बराबर है, ठीक है, ये भी पढ़ा रखा है। इसका मतलब ये मैंने आपको ये कहा था, द अंकल ऑफ मी मतलब माई अंकल, द अंकल ऑफ मी मतलब माई अंकल, पढ़ाया था ना। सो तो मी की जगह क्या आएगा? होम, द अंकल ऑफ होम, और माई की जगह क्या आएगा? हुज, द अंकल ऑफ, तो द अंकल ऑफ मी तो द अंकल ऑफ होम, माई अंकल, हुज अंकल। तो वही तो है, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ये सारी चीजें पहले आपको पढ़ा रखी है। तो पेपर में ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पढ़ में दुनियादारी सब सही, सबका मीनिंग अलग है। सर पेपर में एरर आएंगे, सार पेपर में रहेंगे, दिस इज द बॉय द अंकल ऑफ हुज, अरे द अंकल ऑफ हुज नहीं रहेगा पेपर में आ जाएगा, छोरे दिस इज द बॉय एन अंकल ऑफ होम, एन अंकल ऑफ होम नहीं, अगर है ना ये तो, और अगर आए तो इस तरीके से रहेंगे बेटा पेपर। क्या चाहिए कल को भी ये है लेना, टेंशन मत लियो छोरे, कल बेटा पेपर। और बेटा तो ये हुज का करना मतलब, तो आपने हुज बेहतरीन तरीके से देख लिया। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है बेटा विच, कि विच का क्या करें। क्लास रुक रही है बेटा, एक बार बताना क्लास सही चल रही है, स्मूथ है क्लास, फटाक से बताएं क्लास ओके है कि नहीं। बफरिंग बफरिंग
अब चलिए बेटा क्लास एक बार बता देना, नेटवर्क इश्यूज हो गए हैं कुछ, एक बार अब बताना, ठीक है? क्लास एक बार बैक करके वापस आना भाई, एक बार बैक करके वापस आना, बताना क्लास अब ठीक है? अब ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो भाई फिर वापस करते हैं। तो बेटा ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। देखिए यूज ऑफ विच के बारे, जो कि बेहद आसान सा काम है विच का, ठीक है? बेहद आसान सा काम है बेटा यूज ऑफ विच का। सर विच क्या करता है? विच रिलेटिव प्रोनाउन, जो विच होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, वो बात की बात है बेटा, वो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, हुम भी होता है, हुज भी होता है, विच भी होता है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़े। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट पहला, जो विच नाउन होता है, तो पहला एरर यही आता है एग्जाम में, बच्चे याद रखिए, पर्सन के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है बेटा एनिमल के लिए, एनिमल के लिए, और ये यूज होता है थिंग्स के लिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए ये यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है और थिंग्स के लिए ये यूज होता है, पर्सन के लिए यूज नहीं होता। दूसरी बात इसके बहुत अच्छी है, आपको ये परेशान नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि बेटा यही सब्जेक्ट के लिए यूज हो जाएगा और ये यूज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हु सब्जेक्ट था, हुम ऑब्जेक्ट था, फलाना ढिमकाना, इतने सारी लोचाई उल्फत थी, विच में ऐसा कुछ है ही नहीं यार, विच कह रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, टेंशन ही खत्म, तो विच की टेंशन नहीं है बेटा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आप उसको यूज करो, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज करो। कैसे कैसे एरर आएंगे जरा वो बात को एक बार समझते हैं। देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं आई नो द स्टूडेंट विच प्लेज हॉकी, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं जो हॉकी खेलता है, तो हमने बोला या स्टूडेंट है, पर्सन, पर्सन के लिए विच नहीं, यहां पर सब्जेक्ट चाहिए तो हुआ आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल होम या विच आई वांट टू बाय, ये वो टेबल है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर होम नहीं टेबल है, विच आएगा। अच्छा विच देखो बेटा इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, तो विच ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैंने बोल दिया आई हैव द बुक, हाँ, विच वॉज बॉट बाय हिम, मेरे पास वो किताब है जो उसके द्वारा खरीदी गई थी। अब विच यहां क्या हो गया? एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया, तो विच क्या यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, विच वर्ब नहीं होगा बेटा, वॉज, क्यों? क्योंकि किताब यहां सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो विच थिंग्स के लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है, कि अगर आपको एग्जामिनर एरर देगा तो वो ऐसे ही देगा जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? डन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण, जब चीजों को इंसान का दर्जा दिया जाता है, तो उसमें आप पेट एनिमल्स के लिए ना बेटा, पेट एनिमल्स के लिए हाँ हु भी यूज कर सकते हैं, पेट एनिमल्स के लिए हु यूज कर लेते हैं भाई। जैसे बोल दिया, ठीक है, ये है हमारा कुत्ता जो हमेशा हमारी मदद करता है, तो कई बार ऐसे बोल देते हैं दिस इज आवर डॉग, दिस इज आवर डॉग, हाँ, हु इज या हु ऑलवेज हेल्प्स अस, हु ऑलवेज हेल्प्स अस, ये है हमारा कुत्ता जो हमेशा हमारी मदद करता है। तो इस सेंटेंस से सेंस आ रही है कि वो एक पेट एनिमल, ठीक है, वो एक पेट एनिमल। तो पेट एनिमल के लिए क्या होता है बेटा? जैसे पेट एनिमल की सेंस आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उसको एग्जाम में हो भी लगा सकते हो, यहाँ विच भी सही है और यहाँ हो भी सही है। पेट एनिमल मानवीयकरण होता है ना, इसलिए होता है लोगों को कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो कहता है मेरे कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल दिया, तो पेट एनिमल्स में ऐसा होता है। ये स्पोकन के लिए है, एग्जाम हालांकि इसको नहीं देता, अवॉइड करता है, एग्जाम में इसको नहीं देता है। पेट एनिमल्स के केस में ये स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, कई बार बच्चा कहता है ना कुत्ते के लिए, तो हम वो भी देखते हैं कई बार इंटरव्यूज में या कहीं, तो वो इस तरीके से होता है। इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीयकरण, चीजों को जब इंसान के दर्जे देते हैं, ठीक है? अरे करेक्ट हुआ बेटा, ये कहानी बनती है। तो इसमें आप पेपर में ध्यान रखोगे पेट एनिमल का केस ना, तो विच और याहू दोनों सही है, करेक्ट। तो विच के ये पहला कॉन्सेप्ट था।
ठीक है जी, आ जाओ सर। देखो भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट, अब केस ऑफ प्रेपोजिशन। केस ऑफ प्रेपोजिशन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको प्रेपोजिशन चाहिए विच में, तो अब आपको वो तो पता है बेटा कब होगी। अगर होगी तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन जस्ट बिफोर अपने से पहले लेगा विच, जस्ट बिफोर, तुरंत अपने से पहले। जैसे बेटा ये वो होटल है जिसमें वो रुका था, भाई सपोज करो मैंने ये बोल दिया। अच्छा ये भी है कि प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैंने ये बोल दिया आई हैव द चेयर, आई हैव द चेयर, हाँ, विच शी बॉट, मेरे पास वो कुर्सी है जो उसने खरीदी थी, तो बेटा ये बॉट का ऑब्जेक्ट है विच, हाँ, तो क्या इसको प्रेपोजिशन की जरूरत कुछ भी नहीं, शी बॉट द चेयर, शी बॉट द चेयर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सही। अगर मैं ये कहूं बेटा आई नो द डेट, मुझे वो डेट मालूम है, आई नो द डेट, मुझे वो डेट मालूम है, विच या ऑन विच दे गॉट मैरिड, बेटा अगर मैं यहां पर ऑन विच ना लिखूं, खाली विच दे गॉट मैरिड लिखूं, खाली विच दे गॉट मैरिड लिखूं, ऑन विच ना लिखूं, सपोज करो, इसका सेंस ये हुआ मुझे वो डेट मालूम है जिससे उन्होंने शादी की थी, जिससे उन्होंने शादी की थी, जिस डेट पर शादी की थी, बेटा ऑन लगाना पड़ेगा। क्यों, दे गॉट मैरिड ऑन दिस डेट, ऑन नहीं आया तो दे गॉट मैरिड मंडे, ऑन मंडे, दे गॉट मैरिड ऑन मंडे, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो यहां रिक्वायरमेंट है विच नहीं, ऑन विच आएगा। ये वो होटल है जिसमें वो ठहरे थे, तो दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, बेटा इन विच दे स्टेड। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे बेटा कि विच को कब प्रेपोजिशन की जरूरत है या कब नहीं है, जस्ट आफ्टर उसके प्रेपोजिशन यूज होगी। ऊपर वाली बात तो आपने लिख ली होगी। वेरी गुड। दूसरा लास्ट एक मतलब विच का एक और कॉन्सेप्ट, एक बात ये याद रखनी बेटा, अगर कई बार पूरी पूरी क्लॉज के लिए आप विच यूज करोगे, कंप्लीट क्लॉज के लिए, जैसे इट यूज होता है पूरी बात के लिए, लेकिन अगर पूरी बात को ही आपको रिलेट करना हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बेटा, और कोई भी नहीं। ये बात ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं कहूं शी सेज, वो कहती है, शी सेज शी इज अ नाइस गर्ल, वो कहती है वो एक अच्छी लड़की है, विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है, क्या सच नहीं है कि वो एक अच्छी लड़की है, तो देखो बेटा विच, तो कंप्लीट क्लोज के लिए भी विच आएगा बेटा। सिंपल यार, एक बात बताओ, मैंने बोला ही किल्ड द एनिमल्स, उसने उन जानवरों को मार दिया, विच इज अ क्रिमिनल एक्ट, जो अपने आप में क्रिमिनल एक्ट है। तो बेटा क्रिमिनल एक्ट क्या है, क्रिमिनल एक्ट क्या है सर, क्रिमिनल एक्ट है जानवरों को मारना, तो ही किल्ड द एनिमल्स, उसने जानवरों को मार दिया, जो क्रिमिनल एक्ट है। तो ये पूरी बात जो उसने जानवरों को मारा ये क्रिमिनल एक्ट है, तो बेटा कंप्लीट क्लोज के लिए भी विच आएगा। और विच आ रहा है, विच आर नॉट ट्रू नहीं, क्योंकि अगर कंप्लीट क्लोज के लिए विच आएगा तो सिंगुलर होगा बेटा। दो छोटे 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 फंक्शन विच के, चलो इनको कॉपी, तो जो छोटे से फंक्शन आपको विच के ये नजर आ जाएंगे मेरे दोस्त, बड़े फंक्शन छोटे 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 छोटे, तो छोटे से फंक्शन आपको ये नजर आ जाएंगे। हे प्रभु, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बेटा बता के चलिए।
कॉपी चल रही। आज बेटा आ जाओ। देख मेरे दोस्त, बेटा अगर विच की पोजीशन की बात करें, लास्ट कॉन्सेप्ट है विच का, अगर विच की पोजीशन की बात करें तो आप पता है क्या करोगे? पैसे लिखो, आप आर्टिकल दा लगा दोगे, आप नाउन लगा दोगे, आप ऑफ लगा, आप ऐसे करोगे बेटा। जैसे होम लिखा था वैसे विच लिख लो। क्यों? क्योंकि अभी तो कहा मैंने प्रीपोजिशन के बाद विच आ जाएगा। आप कभी भी जैसे हुज लिख रहे थे ना वैसे विच नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि बेटा विच पर अपोस्ट्रोफ ऐसे नहीं आ सकता कि आप इसको ऐसे लिख लो। भाई विच पर अपोस्ट्रोफ ऐसे थोड़ा ना, अगर जो हुज की तरह आप लिख दो, लेकिन इस पे तो कमेंट आनी नहीं है, तो इस पे तो नहीं बनेगा बेटा। अगर मैं बोल दूं विच के बाद अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, हां, द लेग्स ऑफ विच, द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम। बेटा ये तो सेंटेंस सही है, ये वो टेबल है जिसके जो लेग्स है उसने पेंट किए गए थे। लेकिन आप ये तो नहीं लिख सकते ना टेबल्स लेग्स। हाँ, जब आप टेबल्स लेग्स नहीं लिख सकते तो आप विच लेग्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा विच टेबल के लिए आता है, टेबल्स के लिए नहीं आ सकता। मेरा इशारा समझ रहे हो? वेरी गुड। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं आपको, मैं ये कहता हूं रोहंस कार, तो बेटा इसको तो मैं बोल सकता हूं हुज कार, रोहंस कार, हुज कार। लेकिन पाजी मैं ये नहीं बोल सकता ना टेबल्स लेग्स, मतलब नाउन पर अपोस्ट्रोफ की जगह में विच नहीं लगा सकता। मैं नाउन की जगह विच लगा सकता हूं बेटा, नाउन पर अपोस्ट्रोफ एस की जगह विच नहीं लगा सकता। ये रफ है, इसको कॉपी नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूं टेबल्स लेग्स को मैं विच लेग्स नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि खुद टेबल्स लेग्स भी गलत है तो विच लेग्स भी गलत है। तो मुझे टेबल्स लेग्स को क्या करना होगा बेटा? द लेग्स ऑफ द टेबल। वेरी गुड, द लेग्स ऑफ द टेबल। हां, अब मेरे पुत्र मैं द टेबल की जगह विच लिख सकता हूं, द लेग्स ऑफ विच। इसलिए ये द लेग्स ऑफ विच वाला और बेटा ये पेपर में आ जाएगा तो गलत। रीजन भी समझ में आ गया ना? तो इसलिए मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलो कॉपी करिए। तो भाई मेरे ये था विच रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बड़े अच्छे खासे तरीके से आपने जो है परख लिया, जान कॉपी करिए। फिर हम यूज ऑफ दैट पे बढ़ेंगे और थोड़ी फुर्ती से कॉपी करिएगा। मैं इसको चेंज करूंगा। हे प्रभु, सर पर्सन के लिए तो हु आता है, फिर विच, पर्सन के लिए कहां विच लगा दिया हो भाई? टेबल हमारे यहां पर्सन तो होती नहीं, हमारे यहां तो टेबल बेटा थिंग होती है। ओके जी, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी बेटा थिंग्स में सब आ गया। लिविंग थिंग भी तुम बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन। हम ई ना समझ पा रहे हो कि तुम बावले हो गए हो या बावले होने की एक्टिंग कर रहे हो। आ जाओ सर। अब लिखिएगा बेटा यूज ऑफ दैट। अच्छा दैट ना नाक में दम कर लेगा, ये कई चीज करता है, तो क्यों ना पहले इसी को लिख ले भाई। क्या? देखो मेरे दोस्त, बेटा दैट ना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा पिन पॉइंट करना। कौन वाला? ये वाला, ये वाला। कौन बोला? ये बोला। दैट होता है पाजी डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर। दैट होता है ओनली कंजंक्शन, केवल कंजंक्शन। और मेरे भाई दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो नाश कर देगा। कैसे सर? देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये नहीं बोलते आप दैट वाज माय कार, अरे वो मेरी गाड़ी थी यार, दैट वाज माय कार, तो यहां ये दैट कार लिखा है। अच्छा अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं दैट कार वाज वॉश्ड बाय हिम, वो गाड़ी उसके द्वारा धोई गई थी, और इसको लिख दूंगा बेटा अरे रे रे आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, आई नो दैट मैं जानता हूं कि ही इज योर फ्रेंड, कि वो तुम्हारा दोस्त है। तो ये हो गया कंजंक्शन।
सो अब दैट ये तीन काम कर रहा है बेटा, यहां हो गया ये डिटरमिनर, यहां हो गया ये सिंपल प्रोनाउन, यहां हो गया ये कंजंक्शन, चौथा ये रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन पता है कैसे बनता है? अगर मैं ये बोल दूं आई हैव द बुक, आई हैव द बुक, हां दैट वाज बॉट बाय हर, जो उसके द्वारा खरीदी गई थी। आप ये बोलोगे सर यहां तो विच भी आ सकता है, बिल्कुल बेटा विच भी आ सकता है, और थिंग्स के लिए दैट भी आ सकता है। अब ये देखो दैट क्या काम कर रहा है, दैट यहां क्या है, दैट यहां प्रोनाउन भी है क्योंकि बुक के लिए आया, प्लस कंजंक्शन भी है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमने बेटा ये तो मैं कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ाता हूं आपको, ये डिटरमिनर में पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, तो ये आगे पढ़ाऊंगा, ये आपको मैंने कंजंक्शन टॉपिक में क्लियर कर दिया, ये हम करेंगे आगे। हां तो फिलहाल हम इसको करेंगे, इसीलिए अब इसी के नीचे हम दोबारा हेडिंग डालेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन, कि अब मैं आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। अगले पेज पे डाल देंगे हम हेडिंग। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये पढ़ाऊं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार फटाक से कॉपी करो, मतलब ये चीजें आगे आएगी, मुझे ये पढ़ाना है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, तो ये भसर नहीं मचाएंगे, बीच में से नहीं फंसाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे कैसे दैट यूज होगा उसको जानेंगे, लेकिन चारों फंक्शन एक साथ बताने भी जरूरी थे, तो इसको हम फिर स्टार्ट करेंगे कल। पहले आप यहां तक कॉपी करो, ठीक है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन से कल की कहानी खत्म हो जाएगी, कल रिलेटिव प्रोनाउन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे बेटा। तो प्रोनाउन में ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, चलो मेरे शेरों खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, कल मिलेंगे बेटा और दैट रिलेटिव प्रोनाउन से आगे की बातें करेंगे, ठीक है। और देखिएगा अगर बुके वगैरह तैयार होगी ना तो मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, उसके लिए भी तैयारी है। बाय।